डेंगू नाम सुनते ही आदमी के अंदर पैनिक हो जाता है, आदमी पैनिक हो जाता है, यार मेरे को डेंगू हुआ, मेरे को क्या होगा। तो पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंगू का मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। अगर इसको अर्ली डिटेक्ट करते और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाता है तो आपका डेंगू ठीक हो सकते हैं। सिर्फ इसमें यही प्रॉब्लम है, डेंगू का कोई मेडिसिन नहीं है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है। इसका कोई वैक्सीन नहीं अभी तक निकला है, ना प्रॉपर मेडिकेशंस इसका निकला हुआ है। नमस्कार, पेन इंडिया रोबी चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या है, इसका कॉज क्या है, डेंगू फीवर होने के बाद इसका सिम्टम क्या क्या देखने के लिए मिलता है, जब डेंगू फीवर होता है क्या क्या लक्षण आपको बॉडी में आता है, दिखाई देता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे करें, किसको इससे रोकथाम करें। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला एक बीमारी है। जो वायरस है क्या है? जो फीमेल एडिस एजिप्टी, ये मच्छर जनित एक रोग है, मॉस्किटो बाइट्स के वजह से होता है और मच्छर के नाम है फीमेल एडिस एजिप्टी। ये जो मच्छर है, ये मच्छर वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर किसको बोलता है? एडिस एजिप्टी जो मच्छर है, फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर, ये जब काटता है तब डेंगू होता है। वायरस का नाम भी है क्या? डेंगू। डेंगू वायरस के नाम से डेंगू बीमारी का नाम आया, डेंगू फीवर। तो जिसका डेंगू हुआ है उसको अगर एडिस एजिप्टी मच्छर, फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर अगर बाइट करता है, काटता है, फिर एक हेल्दी पर्सन के ऊपर जाकर बैठते हैं, तब उसको काटते हैं, तो एक जो डेंगू बीमारी वो ट्रांसमिटेड हो जाता है, एक दूसरे से फिर फैल जाता है। तो जब आपका डेंगू मॉस्किटो वायरस एक दूसरे से ट्रांसफर होता है तो बॉडी के अंदर डेंगू फीवर शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब कितना दिन में बाइट करने के बाद, काटने के बाद कितना दिन के बाद ये सिम्टम देखने के लगता है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 10 डेज। मतलब आपको मच्छर ने बाइट किया है, कौन सी मच्छर? फीमेल एडिस एजिप्टी। ठीक है, जैसे फीमेल एनोफिलीज से अपना क्या होता है, मलेरिया होता है, ऐसे फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर काटने के बाद हमारा डेंगू होता है। डेंगू एक वायरस है, वायरल फीवर होता है। ठीक है, और इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो ट्रांसमिटेड होता है एक से दूसरे में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारा 3 to 10 डेज है, मतलब काटने के 3 से 10 दिन के बाद आपका सिम्टम देखना शुरू हो जाता है। क्या क्या सिम्टम आता है? हाई फीवर, आपका जो बुखार है 104 डिग्री तक पहुंच जाता है, बहुत परसिस्टेंस बुखार होता है। ठंडी के साथ भी हो सकते हैं, कभी कभी बहुत गर्म लगता है, उसके बाद भी आपका बुखार आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? मसल एंड जॉइंट पेन है, आपका जो मसल में और जॉइंट में आपका पेन शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलता है हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है इसको। उसके बाद हेडेक होता है, सीट दर्द शुरू हो जाते हैं, बॉडी दर्द, सीट दर्द शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगा, खाने का लिए दिल नहीं करेगा। उसके बाद नोजिया और वोमिटिंग होता है, आपका उल्टी करने का जो सेंसेशन है उसको नोजिया बोलता है, ये हो सकता है यार आपका उल्टी भी हो सकता है। उसके बाद रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आपका जो आंख के चारों तरफ यहाँ पे दर्द हो सकते हैं, रेट्रो ऑर्बिटल पेन हो सकता है। आपका फटीग, मतलब आप टायर्ड फील करेंगे, आप क्लांति महसूस करेंगे, बॉडी में आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, कुछ काम करने का दिल नहीं मिलेगा, आप सुस्त रहेंगे, फटीग हो जाएगा। उसके बाद मैकुलोपोपुलस रैसेस, आपका बॉडी के अंदर रैसेस निकल सकते हैं, छोटे छोटे लाल लाल रैश आपका बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद नोज और गम ब्लीडिंग, नाक से, मारी से या उल्टी जब करते हैं उसके साथ आपका ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, या स्टूल पास करते तब उसके साथ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्लैंड स्वेलिंग, आपका ग्लैंड में स्वेलिंग, आपका बॉडी में देखें पैर में पानी जम जाएगा, ग्लैंड में पानी जम जाएगा, गला में दर्द हो जाएगा, ग्लैंड में टॉन्सिल फूल जाएगा, तो ग्लैंड में स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस, मतलब पेशेंट इतना वीक हो जाएगा, इतना प्लेटलेट डाउन हो जाएगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो इनका ये सिम्टम है। सिम्टम के ऊपर बेस करके इसको 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4।
तो डेंगू 1 के हम डीएनए भी डीएनबी 1, इसको हम बोलते हैं सिंपल डेंगू फीवर। क्या बोलते हैं? सिंपल डेंगू फीवर। अगर D1 होगा, सिंपल डेंगू फीवर अगर होगा, तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें हाई फीवर आएगा, अपना बुखार, बहुत जबरदस्त बुखार रहेगा, आपका जॉइंट मसल में पेन रहेगा, आपका सिर दर्द रहेगा। तो बुखार के साथ साथ आपका सिर दर्द या बदन दर्द हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, तो ये DNB 1 मतलब डेंगू 1, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डेंगू फीवर हो सकते हैं। तो टाइप 2 डेंगू में क्या होता है? DNB 2 में DNB 2 मतलब डेंगू 2 टाइप 2 में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या होगा? आपका हाई फीवर रहेगा, आपका मसल जॉइंट पेन रहेगा, आपका बॉडी दर्द रहेगा, आपको हेडेक होगा, इसके साथ साथ आपका स्किन में रैसेस आ जाएगा। ये जो मैकुलोपोपुलर रैसेस जो है ये बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। तो ये टाइप 2 डेंगू, जिसको हम क्लासिफाइड डेंगू फीवर बोलते हैं। ये दोनों सिंपल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर, ये 1 से 5 या 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। इससे मॉर्टेलिटी रेट नहीं होता है, मतलब इतना खतरनाक नहीं है। जब आता है टाइप 3, जिसको हम बोलते हैं DNB 3, DNB 3 में क्या होता है? इसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर। DN3 टाइप 3 को क्या बोलते हैं हम? डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें क्या होता है? हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग। आपका बॉडी के पार्ट से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। गाम से ब्लीडिंग होना, नोज से ब्लीडिंग होना, स्टूल के साथ ब्लीडिंग होना, एब्डोमेन पेन होना, उसके साथ उल्टी होना, उल्टी के साथ ब्लीडिंग होना। क्योंकि इसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है? हमारा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। हमारा नॉर्मल प्लेटलेट्स वैल्यू कितना है? 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल वैल्यू होता है। लेकिन डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट कम होकर 1,50,000 20,000 तक पहुंच जाता है। तो पर डे हमारा जो अपना जो प्लेटलेट्स होता है, हमारा 3 सेल होता है ब्लड में, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC का जो लाइफ सर्कल है वो 120 दिन। RBC का लाइफ सर्कल कितना है? 120 दिन। WBC का कितना होता है? 4 डेज। और प्लेटलेट्स का होता है 7 डेज। ठीक है, तो RBC हमारा क्या होता है? 120 दिन में मर जाता है, खत्म हो जाता है, फिर नया RBC तैयार होना शुरू हो जाता है। WBC के 4 डेज के अंदर वो फिर सर्कलिंग हो जाता है। और प्लेटलेट्स 7 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद फिर नया बनते हैं। पर डे हमारा 30,000 प्लेटलेट्स बनता है बॉडी में। कितना? 30,000 प्लेटलेट्स बनता है। तो 7 डेज में क्या होता है? 30,000 जो बना है वो 7 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दिन में अगर पर डे हमारा 30,000 प्लेटलेट्स बनता है, तो 7 दिन में कितना बनता है? 2,10,000 बनता है। 2,10,000 प्लेटलेट्स 7 दिन में बनता है। ठीक है, एक सर्कल में। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितने हमारा? 1.5 लाख से 4.5 लाख। लेकिन जब DNB मतलब टाइप 3 डेंगू होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तब ये जो प्लेटलेट्स बनना कम हो जाता है और प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? हमारा बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर करता है, मतलब कई बार काट जाता है, वहाँ पे क्लोट करने का काम करता है, उसमें जमने का काम करता है। अगर आपका बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, कहीं पे भी आप कट लग जाएगा, उसमें खून आपका रुकेगा नहीं। इसीलिए BTCT का टेस्ट करता है, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम। ठीक है, लेकिन आपका जब काट जाएगा, अगर प्लेटलेट्स काउंट आपका बॉडी में कम है, तो आपका खून जमेगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम है आपको ब्लड क्लोट करना। तो ये टाइप 3 में क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाता है,
तो इसीलिए बॉडी में गाम से खून आना, नोज से खून आना, स्टूल के साथ खून निकल जाना, उल्टी के साथ खून आना, हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है। यार कहीं पे भी आपका काट हो जाएगा, उसमें ब्लीडिंग आपको रुकेगा नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ही फैटल शुरू हो जाता है। जो टाइप 3 है इसमें मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है अगर सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो। आज इसमें आपको जल्दी हॉस्पिटल की तरफ भागना ही है, हॉस्पिटल में लेके जाना ही है। टाइप 1, 2 आप घर में ठीक हो सकते हैं, लेकिन टाइप 3 के लिए आपको हॉस्पिटल में लेके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है हम टाइप 4। टाइप 3 में आपका WBC भी डाउन हो जाता है, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम हो जाता है टाइप 3 में। और DNB 4 को क्या बोलता है? DENB मतलब डेंगू वायरस टाइप 4 के क्या बोलता है? डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इसमें क्या होगा, ये जो जितना सिम्टम है, फीवर होना, जॉइंट में पेन होना, सिर दर्द होना है, रैसेस आ जाना, उल्टी होना, नोज से और गाम से ब्लीडिंग हो जाना है, उल्टी के साथ ब्लीडिंग होना, ये सब रहेगा। इसके साथ क्या होगा, इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में जो टाइप 3 है इसका हार्ड सिम्टम देखेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, पेशेंट इतना कमजोर हो जाएगा, इतना प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा पेशेंट, और डेथ भी हो जाएगा। तो ये टाइप 3 या टाइप 4 ज्यादा फैटल है। ठीक है, तो टाइप 3 या 4 में आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, WBC भी कम हो जाता है, और 4 में आपका बेहोश हो जाएगा और अनकॉन्शियस बेहोश हो जाएगा और डेथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप का हो गया। और आपका जब डेंगू होता है, जब फर्स्ट टाइम होता है, इतना सिंपल और टाइप 1 टाइप 2 ज्यादा रहता है, सिंपल डेंगू और क्लासिफाइड डेंगू फीवर होता है। ये आपका लाइफ में 4 बार हो सकते हैं डेंगू, क्योंकि इसका 4 वेरिएंट है। जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, इसका 4 वेरिएंट है, तो एक बार होने के बाद भी आपका बॉडी में दूसरे बार हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिम्टम। तो अलग अलग जो डेंगू फीवर है उसका अलग अलग सिम्टम देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, सिंपल में आपका भूखा रहेगा, सिर दर्द आएगा, बॉडी दर्द आएगा। ठीक है, टाइप 2 में आ जाएगा सिर दर्द, बदन दर्द, जॉइंट पेन, इसके साथ साथ आपका आ जाएगा रैसेस आ जाएगा बॉडी में। टाइप 3 में ये पूरा सिम्टम रहेगा, इसके साथ साथ उल्टी होना, उल्टी के साथ खून आना, गाम से खून निकलना, ब्लीडिंग होना, नोज से ब्लीडिंग होना, स्टूल के साथ ब्लीडिंग होना। और नंबर 4 में आपके साथ ब्लीडिंग के साथ साथ आपका बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा और कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारा सिम्टम हो गया। आप भी जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। डेंगू अगर होता है तो ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट कोई इसका वैक्सीन है नहीं, और एंटीबायोटिक देने से कोई काम नहीं है, क्योंकि ये वायरस जनित बीमारी है, इसलिए एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करता है, और कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करता है, सिम्टोमेटिक जो आपका बॉडी में सिम्टम देखता है उसके साथ साथ ट्रीटमेंट चलता है, रस करता है। जैसे बुखार हुआ तो पैरासीटामोल देना है, और डेंगू होने के बाद आपको क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो फ्लूइड का देना बहुत जरूरी होता है। बॉडी में फ्लूइड देना है, कमजोरी आ जाता है, उसके लिए आपको कमजोरी को दूर करने के लिए आपको विटामिन टैबलेट्स देता है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली अभी जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। अगर डेंगू का सिम्टम्स अगर मिलता है उसका बॉडी में, पेशेंट में, तो उनको घर में नहीं रखना है, बहुत जल्दी हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना है, क्योंकि घर में आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जो जो समझ चाहिए, जो जो चीज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर बुखार वगैरह हो रहा है तो आप कोल्ड स्पॉन्ज दे सकते हैं, PCM दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट इनका रिक्वायरमेंट है देखते हैं। ट्रीटमेंट में आपका ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब आपको पानी पीना है, फ्लूइड लेना है, तरल पदार्थों को सेवन करना है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। इसके लिए आपके 5 से 7 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। इसके साथ साथ नारियल पानी, ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस ये पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट करना है। नहीं तो जॉइंट पेन हो रहा है और बॉडी वीक हो रहा है और वीक हो जाएगा। जितना साइट्रस फूड है उसको लेना है। नंबर 2, यूज ओनली पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ड्रग को, टैबलेट्स को लेना चाहिए, बुखार होता है, क्योंकि इसका पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक दोनों काम करते हैं। आपका बुखार भी कम करेगा, आपका जॉइंट पेन भी कम करेगा। और इसमें जो ब्लड थिनर वाला मेडिसिन नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि प्लेटलेट्स आपका डाउन रहता है, कम हो जाता है, तो ब्लड थिनर जैसे डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये सब टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्योंकि आपका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, बॉडी वीक हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर भी फॉल होता है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लेटलेट्स काउंट मॉनिटरिंग, आपका प्लेटलेट्स लेवल कितना पर डे को काउंट करना है कि कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसको करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से आपको आगे का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, अगर आपका बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, प्लेटलेट डाउन हो जाता है, तो इसके लिए आपका इंट्रावेनस फ्लूइड देना बहुत जरूरी है। नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट या डीएनएस 5% ये देके आपका जो बॉडी वॉल्यूम है या ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए आपको आईवी फ्लूइड देना बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन्स टू रिप्लेस ब्लड लॉस, होल्ड ब्लड, एफएफपी, एफएफपी मतलब फेस फ्रोजन प्लाज्मा या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए आपका बॉडी में, अगर प्लेटलेट्स कम हो गया तो होल्ड ब्लड देना चाहिए या एफएफपी देना चाहिए, फेस फ्रोजन प्लाज्मा देन ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए या प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट आपका है डेंगू का। डेंगू होने से आप घर में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको देके जो सिम्टम है उसके हिसाब से, बाकी आपका उल्टी हो रहा है तो उसके हिसाब से आपका ऑन्डासेप्टन टैबलेट दिया जाएगा। बाकी उसी हिसाब का जो सिम्टम है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ये है। उसके आगे जैसे सिम्टम होगा डॉक्टर आपके उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देगा, क्योंकि इसका तो कोई वैक्सीन नहीं है और पर्टिकुलरली कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट अगर होम रेमेडीज के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें होम रेमेडीज के तौर पे आप कर सकते हैं, ये जो बहुत ही जबरदस्त फायदा देगा। अगर हॉस्पिटल में आप है, ये ट्रीटमेंट तो चल रहा है, इसके साथ साथ होम रेमेडीज देंगे तो बॉडी के अंदर जो वीकनेस आ रहे हैं, प्लेटलेट जो फॉल हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गिलोय का जूस सबसे बेहतरीन एक ट्रीटमेंट है। गिलोय का जूस, अगर उसको गिलोय का जूस पिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको स्टेबल करने के लिए गिलोय बहुत जबरदस्त फायदा करता है। आपका प्लेटलेट्स को स्टेबल करता है, आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ साथ अगर आप एलोवेरा का जूस पिएंगे तो आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा और ज़बरदस्त फायदा होगा। इसके साथ साथ आप विटामिन सी रिच फूड, जितना विटामिन सी रिच फूड है जैसे आंवला, मौसम्बी जूस, ये अगर खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगा, बॉडी का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगा और बॉडी में एनर्जी भी आएगा। फ्लूइड डाइट बहुत ज़्यादा लेने हैं आपको, बहुत ज़्यादा फ्लूइड। इसके साथ साथ जो गोट का मिल्क होता है, बकरी का मिल्क, वो भी बहुत ज़बरदस्त फायदा करते हैं, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जॉइंट पेन को कम करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ, इसके साथ साथ जितना हो सकते हैं फ्लूइड लेना है। अब पपीता के पत्ते के जूस, जो कच्चा पपीता होता है उसका जूस, बीटरूट का जूस, गाजर का जूस, ये खाएंगे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और बहुत जल्दी आप रिकवरी होंगे, क्योंकि इसमें इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि डेंगू होने के बाद भी आपका जो बॉडी इतना वीक रहता है, आप चलना में मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये जो होम रेमेडीज बोला ये अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आपका जो बॉडी पहले था उसी तरह आपका रिकवरी कर जाएगा। तो ये जब डेंगू होता है, जो सिम्टम मिले, तब से आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आपके ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी आता है इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो डेंगू का प्रिवेंशन क्या है। डेंगू तो एक मच्छर जनित रोग है, तो मच्छर को पैदा होने से रोकना है और मच्छर काटने से बचना है। ये मच्छर बड़ा शौकीन है, बड़ा स्मार्ट मच्छर है। ये स्वच्छ पानी में, जो साफ सुथरा पानी है उसमें पैदा होता है और काटता कब है, दिन के टाइम ही ज़्यादा काटता है। जो एडिस मच्छर, ये फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर है, ये दिन के टाइम ही काटते हैं आपको। तो क्या करना है, और सबसे अच्छा ये जो इनका अच्छा वासस्थान कहाँ पे है पता है, वो कूलर, जो हम लोग पानी वाला कूलर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इसका सबसे ज़्यादा अच्छा उनका वासस्थान है, रहने के लिए जगह है, उधर ही ज़्यादा डीम पाड़ते हैं, पैदा होता है। तो आपका जो कूलर का पानी है इसको फेंक देना है। और इसका स्प्रेड का एरिया है, ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो डेंगू प्रोन एरिया है, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये डेंगू प्रोन एरिया है। और ये शुरू कब होता है डेंगू होना, जुलाई, जब से बारिश शुरू होता है, जब भारत में बारिश शुरू होता है जुलाई से नवंबर तक ये डेंगू होना शुरू होता है। जो क्लाइमेट हल्का बारिश होती है, ठंडा, फिर गर्मी, ठंडा, ये मौसम में ये पैदा होता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ये साफ सुथरा पानी में होता है,
तो बरसात के पानी हो या आपका कूलर के अंदर पानी हो, इसको फेंकना है, उसको ड्राई रखना है। उसके साथ साथ जहां पे आपका पानी इकट्ठा हुआ बरसात का पानी, तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको हटा देना है। जैसे हम नारियल खाते हैं, नारियल को फेंक देते हैं खुला, उसके अंदर पानी रहता है, उसमें हो जाता है। या कोई चाय चुई पीते हैं, जो भाड़ है उसको रखते हैं, उसमें हो जाता है, उसमें पैदा होता है। उसके बाद टब, जो हम फूल के टब लगाते हैं, गाछ पेड़ लगाते हैं छोटे छोटे टब में, उसका जो पानी है उसमें भी इसका स्प्रेड होता है, इसमें पैदा होता है एडिस जो मच्छर है। तो ये एडिस मच्छर पैदा होने से रोकना है, ठीक है। तो उसको के लिए आपको जो पानी है, साफ सुथरा पानी, उसको फेंकना है, उसको कहीं जमने नहीं देना है। नंबर 2 क्या है, आपको फुल शर्ट, फुल पैंट, फुल शर्ट पहनना है दिन के टाइम भी। शाम को टाइम नेचुरली हम पहनते हैं, लेकिन ये मच्छर काटते कब है, सुबह के टाइम या दिन के टाइम ज्यादा काटते हैं, इसीलिए आपको फुल स्लीव दिन में पहनना है। दिन में भी आपको मच्छरदानी लगा के सोना है। उसके साथ मॉस्किटो रिपेलेंट, गुड नाइट, ये सब अप्लाई करना है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो डेंगू होने से डरना नहीं है, प्रॉपर प्रिवेंशन करना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फर्स्ट प्रिवेंशन आपको करना है। उसके लिए नॉर्मल चीज़ें, पानी कहीं जमने नहीं देना है। बाड़ी घर के अंदर कूलर है, कूलर का पानी साफ कर दीजिए। बारिश हो रहा है, जहाँ पानी इकट्ठा कर फेंक दीजिए। टब में पानी है तो फेंक दीजिए। फुल स्लीव्स, हाथ शर्ट पहन लीजिए, पैंट पहन लीजिए। दिन के टाइम भी मच्छरदानी लगा के सोइए। एरोजोल इस्तेमाल कीजिए, मॉस्किटो कॉइल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एडिस मच्छर को पैदा नहीं होने देना है। और इसके साथ साथ अगर हो गया आपका, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर्टेलिटी लेट, अगर अर्ली आप ट्रीटमेंट लेंगे, अर्ली आपका सिम्टम फाइंड आउट हो जाएगा, तो इसका मोर्टेलिटी रेट कम है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। नेग्लिजेंसी नहीं करना है। घर के अंदर आप नारियल पानी पीजिए, फ्लूइड लीजिए, 5 से 7 लीटर पानी पीजिए। कोकोनट वाटर लीजिए, कीवी फूड लीजिए, और जो बोला मैंने गिलोय, एलोवेरा, इसका जूस पीजिए। कैरेट का जूस, मौसम्बी की जूस, बॉडी फ्लूइड मेंटेन कीजिए। बीपी मॉनिटरिंग कीजिए, तो इसमें आपका ठीक हो जाएगा, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। और जल्दी रिकवरी, और होने के बाद जो वीकनेस है उसको भी आप, ये जो मैंने बताया जो होम रेमेडीज, इसको इस्तेमाल करने से भी आपका जो बॉडी में वीकनेस है वो भी दूर हो जाएगा। साइट्रस फूड लेकर बॉडी की इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगे। लेकिन एक बार होने के बाद ये नहीं सोचना है कि दोबारा नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, चौथा बार भी हो सकता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम होता है उसके ज़्यादा फैटल सेकेंड टाइम, उससे ज़्यादा फैटल थर्ड टाइम होता है। तो मतलब रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है जब 1 से 2 बार होता है, 2 से 3 बार होता है, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट है, आपको 4 बार हो सकते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।